नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये टेस्ट नंबर 4 है जो कि इम्तिहान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। और इसकी खास विशेषता आपको पता है कि यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में मौजूद हैं। तो आप इंग्लिश हिंदी जो भी मीडियम में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मौजूद हैं, दोनों लैंग्वेज में। तो देखते हैं इन्हीं के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्न में से किसके साथ मिलकर डिजिटल कौशल कार्यक्रम जिनका नाम है डीजी सक्षम का शुभारंभ किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डीजी सक्षम नामक शुभारंभ किया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सहयोग से। अगले सवाल को देखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक? तो पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग में चीन की शूटर ने जीती थी। और अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 2 स्थल जिनका नाम है काकतीय रोदेश्वर मंदिर रमप्पा तथा धौलावीरा को अपने किस सत्र के दौरान विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो ये 2 विभिन्न मंदिरों हैं, जैसे रमप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं और ये एक धौलावीरा स्थल है। तो इन्हें जो है अपने 44वें सत्र के दौरान, ये यूनेस्को का 44वां सत्र हो रहा था जिनमें धौलावीरा और रमप्पा मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और अगला सवाल है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम कहाँ में स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और अगला सवाल, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के रूप में नवनियुक्त हुए? तो नेपाल के अगर प्रधानमंत्रियों को देखें बड़ा जो है वर्तमान में, तो वह है शेर बहादुर देउबा और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होगी? तो भाषा अधिनियम 2020 जम्मू कश्मीर के लिए आया था और इसमें आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था जो कि कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। और अगला प्रश्न देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो पेश किया गया था किसके द्वारा? तो जो बिहार में वित्त मंत्री के कार्यभार पर होंगे उन्हीं के द्वारा पेश किया जाएगा। तो वो हैं तारकिशोर प्रसाद। और वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये सब जो हैं, ये दोनों जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 नए व अस्थायी सदस्यों को चुना गया है। तो ये 75वां सत्र हुआ था 2021 ईस्वी में। तो इन्हीं में 5 नए सदस्यों को व अस्थायी सदस्यों का दर्जा दिया गया था जो कि इस प्रकार से हैं, अल्बानिया, घाना, गैवान, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील। ये 5 देशों को दर्जा दिया गया है, यानी कि इसके लिए सदस्यों के तौर पर चुना गया है। और आपको पता है कि वो अस्थाई में 15 सदस्य होते हैं और अस्थाई में जो है 5 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है? तो कृषि क्षेत्र में 2021-22 के अनुसार जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 3.9%। तो 3.9% आपके विकल्प में मौजूद नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। 44वां शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत में ही आयोजित किया जाएगा। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन
नामक निबंध संग्रह निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। दिसंबर 2021 में भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो यह दुर्घटना किस राज्य में हुई? तो कुन्नूर में हुई थी। कुन्नूर तमिलनाडु में है, जो कि आपके बिपिन रावत जो थे प्रथम CDS, जिनकी मृत्यु हो गई थी। लिग्नाइट कोयले का सिंचित भंडार किस राज्य में सर्वाधिक हैं? तो लिग्नाइट में जो है तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आते हैं। और अगले प्रश्नों को देखें। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। बालिका पंचायत ये है। और अगले प्रश्नों को देखें। लेमिटिए संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 2022 ईस्वी में हुआ था। तो लेमिटिए भारत और किस देश के बीच? तो भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया? तो IMF ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए जो है वैश्विक विकास दर को जो है 4.4% से घटाकर कर दिया है 3.6%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस जिला में है? तो वो पटना जिला में ही है, एकमात्र बिहार का तितली उद्यान। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह है अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो ऊपर से तीसरा स्थान बिहार को दिया गया। बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया? तो बिहार के पंचायतों में विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। यह है धनरई गांव, जहानाबाद जिला के हैं। वर्ष 2021 में भारत ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यह है SDG इंडेक्स। तो इसमें केरल राज्य जो है सर्वोच्च स्थान पर रहा था। सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किस स्थान पर किया गया? तो ये जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। सही मिलान करना है, एक तरफ योजना है, एक तरफ उसे संबंधित राज्य दी गई है। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना कहाँ पर दिया गया है? तो ये आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया। आकाश से दबाव परियोजना ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया। और लाडली योजना जो है मध्य प्रदेश, और यन टैब योजना लद्दाख के द्वारा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? तो सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला सवाल देखें। भारतीय बिजली उत्पादन कंपनी जिनका नाम है NTPC, तो NTPC के द्वारा किस स्थान पर देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये कच्छ गुजरात में किया जाएगा, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण किस राज्य ने प्रदान किया? तो ये कर्नाटक राज्य ने प्रदान किया। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियो मीटर से, और ध्वनि सुना जाता है ऑडियो फोन के द्वारा से। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति गति जो है मापी जाती है। लघुपथन यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके दौरान जो है परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, यानी कि अत्यधिक रूप से जो है बढ़ जाती है। अगला सवाल है, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार किस प्रकार का हो जाता है?
तो वो गोल आकार का हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो प्रकाश के वेगों की बात करें तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु यानी कि हवा एवं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से कांच में जो है सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहता है बैगनी प्रकाश में, तरंगदैर्घ्य केवल होता है लाल में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू ब्यूटी यानी कि नेटल लीफ की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जिससे पीड़ादायक जलन होता है? बिच्छू के डंक कहिए तो इसमें फॉर्मिक या फिर मथनोइक अम्ल। हीटर के तार किससे के बने होते हैं? तो ये नेक्रोम के बने होते हैं। मोनाजाइट नामक खनिज निहित रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम के अयस्क हैं। अगला सवाल, प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश कण हैं? जो एक्स किरणें हैं ये भी जो है पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक। अल्फा भी पॉजिटिव होते हैं, बीटा ऋणात्मक होते हैं, और गामा उदासीन होते हैं। तो बीटा हो जाएगा जो कि ऋणात्मक हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की उपस्थिति है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर जो देखेंगे तो 4 भाग में 3 भाग जो है वो हाइड्रोजन का ही विस्तार है, और वायुमंडल रहेगा तब हो जाएगा नाइट्रोजन का 78% सर्वाधिक, और उसके बाद ऑक्सीजन 21 है। इस प्रकार से और ऑर्गन 0.93। अगले प्रश्नों को देखें, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगले प्रश्नों को देखें, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सल्फर के यौगिक का उपयोग किया जाता है, उनका नाम है एथिल मरकप्टैन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में से कौन सा जो है विद्युत के सुचालक हैं? तो विद्युत के सुचालक और कार्बन के अपरूप वो केवल ग्रेफाइट ही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। किसी पदार्थ की अपरूपता क्या संकेतित करती है? तो किसी भी पदार्थ की अपरूपता जो है संकेत करती है कि पदार्थ का जो है रासायनिक गुण समान होगा और भौतिक गुण भिन्न होगा। रासायनिक गुण जो है समान और भौतिक गुण असमान। तो ये हो गया अपरूपता। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ जो है एसिड है। अचार में, सिरका में एसिटिक एसिड, दूध के खट्टापन लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। इस प्रकार से मैचिंग होगा। CNG संपृक्त प्राकृतिक गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से कौन से हाइड्रोकार्बन युक्त होते हैं? तो ये जो है इसमें जो CNG में होते हैं वो केवल जो है मुख्य रूप से मीथेन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होता है। तो प्रोटॉन भी 13 और न्यूट्रॉन हो गया 14। द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 13 27। अगले प्रश्नों को देखें, फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों का सूत्र समान ही होता है। तो C6H12 और O6। राइट आंसर ऑप्शन बी। और चीनी रहेगा तो C12H22 और O11 होता है। अगले प्रश्नों को देखें, पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ये लिखा गया था डार्विन के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले एक अंतःकारक होते हैं, अंतःकारक और बाह्य कारक। तो अंतःकारक में कौन आते हैं? क्लोरोप्लास्ट आते हैं, और जो है
पेड़ की जो है आकृति, आकार और पत्तियों का जो है स्वरूप आते हैं। और बाह्य कारक में जो है जल आते हैं, ताप आते हैं, प्रकाश आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके आंतरिक कारक आते हैं, अंतः कारक। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है यह एक वसा है। अगला सवाल है, वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषतः होते हैं वे कहलाते हैं जीरोफाइट, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले, और जल में रहेगा तो हो जाएगा हाइड्रोफाइट। मानव शरीर में विद्यमान तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पाया जाता है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में 65%। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर यानी कि यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। निम्नलिखित में किसकी कमी से मानव मधुमेह यानी कि डायबिटीज से ग्रसित हो जाता है? तो इंसुलिन के जो है अल्प स्रावन से मधुमेह हो जाता है, और अत्यधिक स्रावन होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। अगले सवाल को देखें, अग्नाशय ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें गलत कथन को चुनना है, और वो भी अग्नाशय ग्रंथि के संबंध में। तो यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, कार्य करती है, तो ये सत्य है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, ये भी सत्य है। और बहिस्रावी भाग से अम्लीय अग्नाशयी रसायन निकलता है, ये गलत है। और अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि गलत है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करते हैं? तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणु का वहन करते हैं। किस चार्टर एक्ट या फिर किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो कंपनी के सभी जो है वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, क्योंकि 1813 में चाय का व्यापार जो है छूट ही दिया गया था, लेकिन 33 में वो भी बंद कर दिया सभी। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक पारित करना होगा, और ये संसद के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और इसका संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में है। सही मिलान करना है, एक तरफ समिति है, एक तरफ उसके अध्यक्ष हैं। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, और भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान है, तो वो राज्य इस प्रकार से हैं, मैत्री, अमी। अब इसमें क्या हो गया, एक तो मेघालय हो गया, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो आपका जो है बी विकल्प बिल्कुलतः सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? तो भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। जनता चाहे तो किसी भी पार्टी को बहुमत बना सकती है। निम्न में से किस समिति या फिर किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की? तो राज्यों को भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठन की अनुशंसा किया था, तो फजल अली आयोग था। और ये बात करें भाषाई आधार पर जो है फजल अली आयोग 1953 में गठित हुई थी, लेकिन अपना प्रस्ताव जो है 1956 में जो है पेश हुआ था, यानी कि पारित हुआ गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशी को भी प्राप्त हैं? अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो वो अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 29 और
30 ये केवल भारतीय को प्राप्त है। इनके अलावा जिस ऑप्शन में ये में से कोई जो है नहीं होगा तो वही होगा। 20, 21, 22, 24 देखिए विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल को देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 ईस्वी में पारित हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 2009 में पारित हुआ तो इसे कब स्वीकार किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। अगले सवाल को देखें। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसके पास? तो वह केवल राष्ट्रपति के पास है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो अपना जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। पंचायती राज से संबंधित गठित समितियों का सही क्रम जो है बताना है। तो सही क्रम को अगर हम देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव। अशोक मेहता समिति 1977 में और GV राव 1985 में। LM सिंधवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर ए ही है। अगले सवाल को देखें। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 के 1 के को संविधान में जोड़ा गया? तो 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में। तो इसी के द्वारा जो अनुच्छेद 74 के 1 के को जोड़ा गया और इसमें था क्या कि विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो उसके कुल सीटों का जो है 15% ही मंत्री होंगे। तो मंत्री के विस्तार को जो है सीमित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इस अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इस अधिवेशन को बुलाता है और सत्रावसान करता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से अफ्रीका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से गुजरती है। और बात करें मेडागास्कर से, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है और जो है ये जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार एंडीज पर्वतमाला श्रेणी पर नहीं स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला श्रेणी पर नहीं स्थित है तो वह है गुयाना का पठार, बोलिविया का है, पेरू का है और इक्वाडोर का है। अगला सवाल देखें। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है। सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में क्या कहा जाता है? तो मिस्र में जो है कहा जाता है खमसिन और ऑस्ट्रेलिया में विली। अगला सवाल है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? टीन में तो मलेशिया है और टंगस्टन में जो है चाइना है। अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है? तो बांग्लादेश से अगर सटे हुए राज्यों की बात करें तो इसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, पश्चिम बंगाल आते हैं। तो मणिपुर जो है इसके अंतर्गत नहीं है बांग्लादेश को स्पर्श करने में। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में कच्छ की पहाड़ी है, गिरनार की पहाड़ी है, मंदार की पहाड़ी बांका जिला बिहार में है मंदार की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है राजमहल की पहाड़ी। तो आंसर सी डी हो रहा है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है। ताप्ती नदी का मुहाना यानी कहाँ पर यह गिरती है, ख़त्म होती है? तो यह खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और अगला सवाल देखें। इनमें से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है?
तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भारत के बंगलुरु शहर में है, कर्नाटका में। भारत का कौन सा नगर जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं है? तो जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आता है, बंगलुरु नहीं आता है। और अगला सवाल है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? तो द्वितीय स्थान जो कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में बिहार राज्य का ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उदयपुर और वाल्मीकि दोनों पश्चिम चंपारण में ही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? तो कर्मनाशा नदी जो है स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है। बिहार के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिला, तो पूर्वी जिला है किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। अगला सवाल है, अभड़क का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो अभड़क का उत्पादन गया में होता है, नवादा में होता है, जमुई में और मुंगेर में। कैमूर जिला में नहीं होता है। और अगला सवाल देखें, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के प्रथम 3 जिले कौन से हैं? आपको पता है कि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर जो है पटना आते हैं, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फर। तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर आते हैं। तो विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक किशनगंज में है और सबसे कम रहता तो वैशाली हो जाता। किसने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ इंडिया के साथ बच्चों पर जोर देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों SDG पर साझेदारी की? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ सतत विकास लक्ष्य के लिए जो है साझेदारी किया था नीति आयोग। अगले सवाल को देखें। गन्ना की उचित व लाभप्रद कीमत FRP का अनुमोदन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो गन्ने का जो है उचित एवं लाभप्रद जो है अनुमोदन, कीमत की अनुमोदन किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, लेकिन इसकी सिफारिश करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगले सवालों को देखें। 2021-22 में FDI को सबसे ज़्यादा किस राज्य ने प्राप्त किया? तो FDI सबसे ज़्यादा 2021-22 में जो है कर्नाटका राज्य ने प्राप्त किया था, वो भी 38%। तो राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से लगभग 6 विभाग हैं। तो 6 विभाग में व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, ये सभी के सभी जो हैं वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगले सवाल को देखें। समावेशी समृद्धि का संबंध निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना से है? तो समावेशी समृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 11वीं और 12वीं दोनों से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं? लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति सत्य हैं, बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति ये भी सत्य हैं, चीनी उद्योग महाजन समिति ये भी सत्य हैं, वस्त्र नीति सत्यम समिति ये भी सत्य हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक सुमेलित हैं। सुपर 301 का संबंध किससे है? तो ये अमेरिकी व्यापार का धारा है जो कि आयात पर लगाए जाते हैं। तो ये अमेरिकी के जो है ये धारा है, यानी अमेरिकी से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये बजट 2022-23 में 7 जो है फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन असत्य हैं यानी कि गलत हैं? तो मुद्रास्फीति के संबंध में गलत। उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, ये सत्य हैं। ऋण लेने वाले को लाभ होता है, ये भी सत्य हैं। ऋण देने वाले को लाभ होता है, ये गलत हैं। और समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, ये भी सत्य हैं। तो सी हो जाएगा राइट आंसर।
किस समिति के सिफारिश के आधार पर 1987 के बाद नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक लगा दिया गया? तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। और ये जो है फिर केलकर समिति साहब आए थे 1987 में, जो कि ग्रामीण बैंक की स्थापना पर रोक लगा दिया। और सिक्किम और गोवा राज्य हैं जहाँ पर ग्रामीण बैंक नहीं है। सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो ये 1996 ईस्वी से ही प्रचलन में हुआ था। नालंदा परियोजना का संबंध किससे है? नालंदा परियोजना का संबंध जो है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय से है। बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई? जेंडर बजट की शुरुआत बिहार में 2008-9 ईस्वी में प्रारंभ हुई। बजट 2022-23 के अनुसार एम्बेडेड चिप और सब और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करना कब शुरू किया जाएगा? तो ई पासपोर्ट जो है जारी करना 2022-23 ईस्वी में जारी किया जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सोने के बैल खुदाई के दौरान प्राप्त हुए? तो मौर्यकालीन सोने के जो है बैल खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे कुम्हार से, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के महल हैं जो कि लकड़ी से निर्मित हैं। और अगले सवाल को देखें। पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धरवंतरेह लिखा मिला है? तो धरवंतरेह लिखा हुआ है पटना के ही प्राचीन स्थल पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की कितनी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया गया है? तो गुप्तचरों के 2 प्रमुख श्रेणियां हैं अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक गतिशील है और एक अस्थिर है। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में औसत गठन की पहचान करना है। तो इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, ये बात सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है। और राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, ये भी सही है। और इक्ता भूमि और मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था। तो मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी जो है आय का स्वामी, ये गलत बातें हैं, यानी कि डी जो है औसत्य हैं। अगले सवालों को देखें। किस इतिहासकार का मानना था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदी थी कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना था? तो ये लॉर्ड मैकाले का मानना था, कहना था, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। 1858-59 ईस्वी, जो कि औपनिवेशिक भारत में सरकार के राजस्व पर विचार करना है। तो सरकार की कुल आय का 50% भू राजस्व से प्राप्त होता था, ये बात सत्य है। अफीम पर शुल्क एवं नमक पर बिक्री कर का 24% था, तो ये भी सही है। अफीम पर शुल्क एवं नमक पर जो है बिक्री का आय का जो है 24%, यानी 1 और 2 ही केवल विकल्प सत्य है। तो आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी, जिसमें कि राम जो है रामवृक्ष बेनीपुरी एवं जयप्रकाश नारायण भी थे और रामजरस मिश्र भी थे। भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां गांधी और अन्य नेताओं का विरोध किया गया? गांधी का तो विरोध किया ही गया था और काला झंडा भी दिखाया गया था। आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हुई थी और 6 दिन बाद 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था, जहां पर मूल अधिकार की भी मांग की गई थी, जहां पर गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। पूना समझौता पर इन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किया। तो ये जो है सांप्रदायिक पंचायत के बाद जो है आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा किया गया था, पूना के यरवदा जेल से ही। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता। लेकिन समझौता कराने के लिए एक तरफ अंबेडकर साहब और एक तरफ मदन मोहन मालवीय का हस्ताक्षर था। उसके बाद गांधी जी के पास आया था।
तो ये समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, लेकिन हस्ताक्षर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच। अगला सवाल है, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का निम्न में से क्या सही अर्थ था? तो पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसका अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए यानी कि एक ही केवल सत्य होगा। और अगला सवाल इस प्रकार से है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार माइकल और डायर की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो उधम सिंह के द्वारा जनरल और डायर की हत्या की गई थी, और ये जो है लंदन में किया गया था 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर था? बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था सलीमुल्लाह खान के द्वारा, और इसका अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। तो स्थापना ढाका में हुआ था बांग्लादेश में, लेकिन इसने अपना मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में बनाया था। तो सी होगा राइट आंसर। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुई, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूर्ण रूपेण बंगाल को विभाजित कर ही दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो राइट आंसर सी। मौर्य काल में प्राच्य या फिर पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, और उत्तरापट की बात करें तो तक्षशिला यानी कि गंधार की राजधानी तक्षशिला में थी, और बात करें तौसली तो कलिंग की राजधानी, और अवंती की राजधानी उज्जैन। प्रथम जैन सभा जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने, ये पाटलिपुत्र में हुआ, और द्वितीय जैन सभा जो हुआ था वल्लभी गुजरात में, और देवर्धि क्षमा सरवन के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। अगले सवाल को देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो इनके नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? क्योंकि इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, 9 कवि। तो कालिदास थे, धन्वंतरी थे और बड़ा मिहिर थे, लेकिन हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर जो है आपका विकल्प डी हो जाएगा। प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो प्रथम संगम का आयोजन हुआ था, तमिल संगम की आयोजन मदुरै में हुई थी, और बात करें तो इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अल बरूनी। बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता? सिखों के लिए गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, और सिखों के आदि ग्रंथ जो थे गुरु ग्रंथ साहिब उसकी रचना अर्जुन देव के द्वारा किया गया, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, और ये अकबर के आदेश पर किया गया। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था किसे? तो दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था निजाम उल मुल्क आसफ जाह को। तो राइट आंसर डी। पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा था? आपको बता दें कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के द्वारा यानी कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन द ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ, जिसमें दहेज के रूप में बम्बई प्रांत जो है दिया गया था। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया, और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। तो ये बक्सर के युद्ध के बारे में ऐसा कहा गया, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद अंग्रेज़ों के संपूर्ण भारत पर आधिपत्य हुआ, और ये जो है इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अवध और फिर जो है शाह आलम द्वितीय यानी कि दिल्ली क्षेत्र भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गए थे। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि के तहत
हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले 1798 में सहायक संधि किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। तो बेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं और ये सहायक संधि करके जो है उसकी भंग कर दी जाती थी, सेना शक्ति की, सेना की स्थिति ही भंग कर दी जाती थी। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम से जो है ये प्रावधान किया गया था। भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो भारत में डाक रहे और फिर तार रहे, डाक, तार और फिर रेलवे, इन सबों के जनक जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी साहब। निम्न में से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे? तो भारत में नागरिक सेवा की जो है सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे 1853 ईस्वी के जो है चार्टर अधिनियम के तक। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? तो बिहार और बंगाल की सीमा रेखा जो है मुंगेर को ही निर्धारित किया था, लॉर्ड इब्राहिम लोदी ने जो है निर्धारित किया था। जॉब चौरनॉक को अंग्रेज़ों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया? बात करें तो 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो है पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली, फैक्ट्री। और बात करें 1632 ईस्वी में जो है डचों ने पटना में व्यापारिक कोठी खोली। और बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो है जॉब चौरनॉक को 1664 ईस्वी में जो है फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं। अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक आसन डुला देती है। प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित है? तो यह चंपारण के किसानों से संबंधित है, जो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? तो बिहार शरीफ हुआ करती थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी और आन से लड़ने वाले उस बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई। तो यह किस इतिहासकार का कथन था? ये होम्स का कहना था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की? तो एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा 1918 ईस्वी में की थी। और ये जो है 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है होम रूल लीग की जो है आंदोलन भी किया था मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक पुणे में किया था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।